नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब अंग्रेज भारत आए, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारत के लोगों में समझ की कमी है, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से हमें गुलाम बनाया। जब हमारे पास समझ और सूचनाएं आईं, तो हमने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई और देश को आजाद कराया। आज भी सही सूचनाओं की कमी से एक सामान्य व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या सही हो रहा है और क्या गलत। अक्सर राजनीति से दूर रहने वाले भी इसे नहीं समझ पाते हैं कि उनकी सुबह की चाय और अखबार से लेकर शाम के खाने तक उनकी छोटी सी दुनिया में राजनीति कितनी घर कर गई है। इतिहास के इसी समझ का फायदा उठाकर वर्तमान सरकार ने भी 2014 से फूट डालो और राज करो की नीति से देश को बर्बादी और गुलामी की ओर धकेल दिया है। मैं आज आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं कि कैसे इस वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ, सच्चाई के लिए आवाज उठाने वालों के साथ, शिष्टाचार में, नैतिकता में, लोकतंत्र और कानून के नाम पर हम सबके साथ एक गंदा मजाक किया है। कैसे इस सरकार ने विज्ञान, इतिहास और हमारी सभी स्वतंत्र नियामक संस्थाओं को समय दर समय बर्बाद किया है। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत प्रगति कर रही है और देश में बेरोजगारी कम हो गई है। पर जब बात सही सूचनाओं पर आती है तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, जो कि नौकरियों और जीविकाओं का सर्वेक्षण करता है, ने 2018 में सर्वेक्षण किया था कि भारत में बेरोजगारी दरें 6.2% तक बढ़ गई है, जो तब तक 40 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक थी। और इस सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग पर दबाव डालकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से इसलिए रोक दिया क्योंकि 2019 में आम चुनाव होने थे। इस रिपोर्ट को 2019 के आम चुनावों के बाद ही प्रकाशित किया गया, जिस कारण राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के 2 स्वतंत्र सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और यही खेल ये सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में भी करना चाहती थी, जिससे हम सूचनाओं के अभाव में अपने विवेक का सही उपयोग न कर सके। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 के बाद इस सरकार ने बेरोजगारी दरों का सर्वेक्षण करना ही बंद कर दिया। और आज देश के हालात ये है कि केवल एक स्वतंत्र संगठन ही यह काम कर रहा है, जिसने हाल ही में 23 अप्रैल 2024 को अपनी रिपोर्ट में पाया कि भारत में बेरोजगारी दर लगभग 8.3% तक बढ़ गई है। साथ ही भारत में श्रम भागीदारी दर भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं ने निराशा और रोजगार के अवसरों में भ्रष्टाचार होने के कारण भारत में नौकरी खोजना ही बंद कर दिया है। अगर हम भूख सूचकांक की बात करें तो भारत का भूख सूचकांक वैश्विक रूप से 121 देशों में से 107वें स्थान पर है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी पड़ोसी दक्षिणी एशियाई देशों से नीचे है और तो और कई अफ्रीकी देशों से भी नीचे है। दोस्तों, भारत की सबसे गरीब 20% लोगों की वार्षिक आय 2021 में 2015-16 की तुलना में 53% तक घट गई है। अर्थात जो व्यक्ति 2015-16 में अगर 1000 रुपये कमाता था, तो आज 470 रुपये ही कमा पा रहा है। अब यदि इस स्थिति में देश की जीडीपी बढ़ रही है, जो केवल अंबानी और अदानी जैसे लोगों के खजानों को भर रही है, तो इससे अधिकांश लोगों को क्या फायदा हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि गुजरात सरकार, जो कि अदानी कंपनी से बिजली की एक यूनिट की खरीद पर 8 रुपये तय लागत से अधिक दे रही है, जबकि 2021 तक निहित शर्तों के अनुसार अदानी कंपनी को 2.83 रुपये प्रति यूनिट बिजली गुजरात सरकार को उपलब्ध करानी थी। इसका मतलब यह है कि गुजरात राज्य अपने और अपने लोगों को गरीब बनाते हुए अदानी को करोड़ों रुपये के अतिरिक्त भुगतान कर रहा है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश में 2011 में आंदोलन चलाया गया था और जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की बात हुई थी। पहले 4 सालों तक तो इन सरकारों ने लोकपाल बनाया ही नहीं, पर जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लोकपाल बना तो उसे इस सरकार ने ऐसा बनाया कि आज कोई भी केस लोकपाल के पास जाता ही नहीं।
उसकी विश्वसनीयता को इस कदर खत्म कर दिया गया है कि जिससे सरकार की असलियत आम जनता तक न पहुंच सके, जिसका नतीजा है कि आज भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 50वें स्थान पर है, जो 2015 में 76वें स्थान पर था। आपको बता दें कि ज्यादा रैंक मतलब ज्यादा भ्रष्टाचार देश। हर दिन मीडिया में लिंचिंग की रिपोर्टें आती हैं। खासकर अल्पसंख्यक लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं, कभी गाय के शिकार को लेकर, कभी लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर, और कभी केवल इसलिए क्योंकि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, या फिर बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति मुस्लिम था। आज देश में आज़ादी की स्थिति यह है कि एनकाउंटर द्वारा हत्याओं को बीजेपी शासित राज्य सरकारें उत्सव के रूप में मना रही हैं। अपराध से आरोपित व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, और अपराधी के अपराध की सजा उसके परिवार को देकर कानून का शासन इन बुलडोजरों के तहत ध्वस्त कर तानाशाही का नया रूप फिर से देश में लौट रहा है। एक्टिव कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां झूठे फर्जी आरोपों के द्वारा लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जैसा कि भीमा कोरेगांव मामले में देखा गया, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर फर्जी आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया, जो 6 साल से अधिक समय तक बिना जमानत के जेल में बंद रहे। समाचार पत्रों की बात करें तो आज फर्जी खबरें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित की जा रही हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूची में आज भारत की रैंक 161 देशों में 150वें स्थान पर है, जो कि आज अपने निम्नतम स्तर पर है, और यह स्थिति इस सरकार में साल दर साल लगातार नीचे गिरती जा रही है। सारी प्रमुख मीडिया को सरकार द्वारा काबू में लाया जा रहा है और उन्हें विभिन्न तरीकों से, जैसे विज्ञापनों का लालच देकर, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर उन्हें धमकाया जा रहा है और उनको सरकार के प्रोपेगेंडा का एक उपकरण बनाया जा रहा है। फिर वे सिर्फ दिन रात समाज में घृणा फैला रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं। इसको आप तब महसूस करेंगे जब आप हर शाम टीवी पर समाचार देखेंगे और प्रमुख मीडिया बस घृणा और घृणाजनक सामुदायिक कहानियों को बार बार दिखाकर असली समाचारों और सूचनाओं को आप तक पहुंचने से रोक रहा होगा, जिससे आपको सरकार की गलत नीतियों के बारे में कुछ पता न चल पाए। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सरकार ने तो वैज्ञानिक समझ को भी आज हाशिए पर लाकर रख दिया है। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से आवर्त सारणी हटा दी गई है। डार्विन का प्रकृति के सिद्धांत को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया है। आज इस सरकार के लिए यह सब इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसे वैज्ञानिक अविवेकपूर्ण बातें करता हो, जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो एक बर्तन को एक गंदे नाले पर रखकर उसकी गैस से अपनी चाय बना रहा था, और या बालाकोट हमले के समय मैंने हवाई सेना से कहा कि बालाकोट में बम गिराएं, हालांकि बादल थे, क्योंकि मुझे लगा कि बादलों में रेडार हमारे विमानों को पहचान नहीं पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि विज्ञान की दशा देश में क्या होगी। दोस्तों, ये सब सोच समझकर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब राजनीति का उद्देश्य लोगों की वैज्ञानिक समझ और तर्क शक्ति को कम करना है, और जिसका उदाहरण आप आज अपने आसपास जरूर देख रहे होंगे, जब देश का उपराष्ट्रपति भी सरकार प्रमुख को भगवान का अवतार मानकर बिना समझ के चाटुकारिता में लगा हो। विज्ञान ही नहीं, इस सरकार ने तो शैक्षिक संस्थानों को भी खत्म कर दिया है। आज पूरा मुगल इतिहास पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया है। गांधी, नेहरू आदि जैसे लोगों की जगह सावरकर जैसे लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। सावरकर, जिस पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया गया था, उसकी कहानियां पाठ्य पुस्तकों में जगह ले रही हैं, और नेहरू और गांधी जी आदि पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकले जा रहे हैं। निम्न स्तर के लोगों को अब उच्च शिक्षा के शैक्षिक संस्थानों के मुखिया के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जो कह रहा हो कि हमें विश्वविद्यालय कैंपस में टैंक लगाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सके। आज देश में न्यायपालिका समेत सभी स्वतंत्र नियामक संस्थाएं, यहां तक कि संसद भी अपनी उपयोगिता को खो रहा है,
अब तो न्यायपालिका में जज भी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर फैसला दे रहे हैं और फिर रिटायर या इस्तीफा देने के बाद सरकार से उपहार स्वरूप कोई मंत्री या उच्च पद ले रहे हैं। और तो और अब देश में हालात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में भी अब कोई बहस नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। कानून सिर्फ एक झटके में पारित होने लगे हैं। संसद की बैठकें पिछले कुछ वर्षों में लगभग 60 बैठकें प्रतिवर्ष तक ही सीमित रह गई हैं, जो कि पहले 100 या 150 बैठकें प्रतिवर्ष होती रही हैं। अब कोई विधेयक कभी भी संसदीय समितियों को अधिक चर्चा और अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया लेने के लिए नहीं भेजा जाता। जैसा कि लगातार एक्टिव कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों से यह साबित हो चुका है कि जांच एजेंसियों को पूरी तरह से इस सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और चुनाव आयोग, जो पहले स्वतंत्र संस्थान था, उसे भी सरकार ने अब अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो अब आप स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात कैसे कर सकते हैं? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान बेंच ने बहुत विस्तृत फैसले में कहा कि चुनाव आयोग का चयन सरकार के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कमजोर लोगों को नियुक्त कर रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्ष पर भी सवाल उठाने लगे हैं। साथ ही अन्य सभी संस्थाएं जैसे CAG, NHRC, कानून आयोग, सभी ये स्वतंत्र संस्थाएं, उनकी स्वतंत्रता को इस सरकार ने खत्म कर दिया है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने देश को आज गलत रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इसने गरीबों के जीवन और जीविकाओं को नष्ट कर दिया है, वैज्ञानिक धारणाओं को गिराया है, झूठ और नफरत को प्रोत्साहित किया है और यह सरकार हिंसा और अराजकता को प्रोत्साहित करती है। इस सरकार ने स्वतंत्र नियामक संस्थाओं को विकृत कर दिया है और प्रजातंत्र को गिराकर इसे पैसे और प्रचार का खेल बना दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस देश और समाज को बचाने में अपना सहयोग दें, वरना गुलामी का एक नया रूप आपके सामने देश को जकड़ लेगा। इस पत्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि फूट डालो और राज करो सरकार की इस नीति से भारत के लोगों को बचाया जा सके। धन्यवाद। आपका अपना भारत का एक सामान्य नागरिक